जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। हमने बहुत सारे यूट्यूब पे हमको और टेलीग्राम पे कुछ सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों ने जो भेजी हैं। तो आज हम सिर्फ सेशंस तो उसी पे बता रहे हैं और हम चाहते हैं ऐसे यदि किसी और को डाउट्स हों तो वो भी आप हमको बता दें, तो हम कोशिश करेंगे उनके भी सेपरेट वीडियोस आपको दे दें, है ना। जैसे कि डिटेल में अभी मुझे बताना है आपको 56 विभागों के या टोटल पटवारियों का डिटेल्ड काम कौन कौन से होते हैं। उसके बाद मुझे बताना है आपको बंटवारा में काम कैसे होता है, नामांतरण का डिटेल पूरा कैसे क्या क्या काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक काम कुछ डाउट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो काफ़ी सारे लोग बार बार पूछते रहे हैं। तो मैं जो हूँ मैं कटनी ज़िले में पदस्थ हूँ और वेब जीआईएस सेल, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि वेब जीआईएस सेल क्या होती है, मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। वहाँ पर मैं सदस्य हूँ और भू अभिलेख के जो टेक्निकल काम है उनको देखता हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं लैपटॉप, तो मैं एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, लैपटॉप और सिम के लिए सेम नियम है। जो हम लोगों के लिए लागू था वही आपके लिए लागू है। क्या लागू है? लैपटॉप आपको जो कॉन्फ़िगरेशन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जैसे हम लोग के लिए i5 था, 256 SSD था, ठीक है। और कुछ अलग विंडो 8 था, विंडो 10 या 11 कंपलसरी था, ठीक है। उस समय अब जो भी अब तो 3 साल के आसपास हो रहे हैं, चौथा साल चालू हो गया। तो ये कंपलसरी था और इसके लिए शासन हमको 50,000 रुपये देती थी, ठीक है। तो पहले हमको लैपटॉप खुद लेना है, फिर उस लैपटॉप को रजिस्टर करना है। उस लैपटॉप को रजिस्टर करने के बाद हमको ये पैसा जो है ये 3 से 90 दिनों में आ जाता है आपके खाते में, ठीक है। आप कितने का भी लैपटॉप लें, शासन आपको केवल 50,000 रुपये देगी। दूसरी चीज़ है सिम आपको मिलेगी CUG, है ना। CUG यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, जो कि पोस्ट पेड सिम होती है, जिसको सरकार द्वारा रिचार्ज कराया जाता है, ठीक है। और इसमें 30 GB डेटा मिलता है अभी, जो हम लोगों को मिल रहा है जैसे, ठीक है। तो ये जो है ये सेम चीज़ लागू होती है और यही आप लोग के लिए लागू है। कब तक लागू है ये? जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है, ठीक है। अगला जब तक कोई आदेश नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं मोबाइल मिलता है कि नहीं, तो मोबाइल नहीं मिलता है। पहले मिल रहा था, अभी बंद हो गया है ना। ये जो ये मिलेगा आपको, ये 7 साल के लिए मिलता है, यानी 7 साल मतलब कि 7 साल तक ये शासन का है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई टूट फूट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसको आपको बनवाना पड़ेगा। और यदि 7 साल के पहले आप शासन की नौकरी छोड़ते हैं तो आपको ये लैपटॉप को चालू हालत में सरकार को जमा करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 50,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अभी इसमें डेप्रिशिएटिंग वगैरह भी लगती हैं सारी चीज़ें। तो अभी तक तो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने लैपटॉप ही वापस कर दिया है और कुछ अदर चीज़ें नहीं है अभी, है ना। और इस लैपटॉप का यूज़ आप अपने पर्सनल काम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य शासन का इसमें है कि आपके पास लैपटॉप रहे, ताकि ई-बस्ता वगैरह को मेंटेन करना, दुरुस्ती करना, PM किसान CM किसान को ऑन द स्पॉट आप सॉल्व कर सकें, है ना। तो ये लैपटॉप को आप पर्सनल यूज़ और ऑफिशियल यूज़ दोनों कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अब, हाँ, ये तो है अभी जो सुविधाएं हमको मिली हुई हैं, लेकिन आपको कब लेना है, आपको कब मिलेंगी, तो आप बिल्कुल धैर्य रखें। जब आप लोगों की प्रॉपर पोस्टिंग हो जाएगी, जब आप लोगों को हल्के मिल जाएंगे 6 महीने बाद, यानी ट्रेनिंग के जस्ट बाद, तब आपको लैपटॉप के लिए शासन निर्देश देगा। जब तक शासन निर्देश ना दे, कोई जल्दबाजी ना करें। अभी आप बिना लैपटॉप के काम चला लें, या जो पुराने लैपटॉप हैं वर्किंग कंडीशंस में उनसे काम चलाएं। क्योंकि यदि आपने i5 ले लिया और शासन ने यहाँ पर i7 कर दिया, क्योंकि 4 साल पहले का कॉन्फ़िगरेशन है ये, है ना। अभी 256 है, आपने 256 ले लिया किसी से पूछकर, सरकार ने इसको 512 कर दिया, है ना। विंडो 8 है, अभी इन्होंने विंडो 11 या 13 जनरेशन कंपलसरी कर दिया। तो इसलिए कोई भी जल्दबाजी ना करें। जब तक शासन आपको पत्र जारी नहीं करेगा तब तक आप थोड़ा धैर्य धरें, ठीक है। उसके बाद सिम सभी लोगों को मिलती है और ये मिलती है एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये एम्प्लॉय ID पे मिलती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव के आधार पे मिलती है, कि एक हल्का रहेगा तो हमको एक सिम मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी तक ये सिम जो है अपन मतलब पटवारी तक के लेवल के कर्मचारियों को बाई आइडेंटिटी मिलती है ना। तो आपकी एम्प्लॉय ID पे मिलती है ये सिम। इस सिम को आप सरकार के पोर्टल पर चेक करेंगे तो सरकार के आपके नाम पर रजिस्टर्ड दिखाएगी, ठीक है। फिर मोबाइल नहीं मिल रहा है तो मोबाइल पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में टैबलेट या iPad या कुछ सरकार दे दे, वो एक अलग बात है। अभी लैपटॉप का प्रावधान है और इसके लिए आप लोग को परेशान नहीं होना। जब तक शासन कोई निर्देश ना दे लिखित में नए निर्देश, तब तक आपको बिल्कुल इसमें आगे नहीं होना है, ठीक है। अब आता है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं वर्कलोड। तो देखो यार, काम करोगे तो वेतन मिलेगी, और वेतन मिलेगी तो काम तो कराया जाएगा, है ना। तो ये मत पूछिए आप लोग कि वर्कलोड है कि नहीं। हाँ, कितना वर्कलोड है ये बताना हो तो मैं आपको हल्का सा आपको बता देता हूँ कि कितना वर्कलोड है। एक पटवारी पर कितना वर्कलोड होता है आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, उसकी नींव की हड्डी कौन होता है?
रीढ़ की हड्डी होती है पटवारी, या किसी भी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसकी नींव जो होती है वो होती है पटवारी, ठीक है। तो अब आप बेसिक सी बात समझिए, केवल क्या समझिए कि पटवारी है ना, पटवारी का मतलब होता है पन्नों का या दस्तावेज का हिसाब रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। पट्ट मतलब संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो पन्नों को कहते हैं, ठीक है। तो इस पे वर्कलोड, अब आप ये समझिए पटवारी को मिलता है ग्राम या एक हल्का, ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत या फिर हल्का, है ना। इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं गांव। अब इसके अंदर जो भी काम होगा, ठीक है, मान लीजिए मकान गिर गया, तूफान आया, बिजली गिर गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, महामारी फैली, तो इन सब स्थितियों में शासन तक जानकारी पहुंचाना और शासन द्वारा प्रदाय की गई जानकारी या सुविधाओं को पहुंचाने का काम होता है पटवारी का, जो कि समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद भूमि संबंधित सारे काम, तो भूमि में कौन कौन से काम आ जाते हैं? नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा, कब्जा, ठीक है, ये भूमि के कार्य हो गए। इसके अतिरिक्त आपको समय समय पर विधानसभा, जैसे अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सरकार ने कोई जानकारी मांगी तो वो जानकारी तैयार कराना, है ना, विभिन्न पत्रों में, प्रारूपों में, परिशिष्टों में वो जानकारी को संकलित करना और तहसील स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर भेजना, फिर वहाँ से वो एकजाई होकर ऊपर चली जाएगी। तो ये बेसिक वर्कलोड है। अब इसकी टाइमिंग कोई तय नहीं है। आप जो पटवारी व्यक्ति होता है वो रेवेन्यू का कर्मचारी है और जीएडी, है ना, नॉर्मली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है। तो ये जो होते हैं ये 24 घंटे के कर्मचारी होते हैं, है ना। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि आप अपना काम पेंडिंग नहीं रख रहे हैं, आप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, और बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए समय से कार्य कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यदि आपका पेंडेंसी नहीं है, बैकलॉग नहीं है, तो आपको क्या है, एक मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता। और इस नौकरी में कोई फिजिकल स्ट्रेस इतना नहीं है, बस थोड़ा सा फील्ड की जॉब है और 10 से 6 की नहीं है ये। आप 12 बजे फील्ड पर जाइए, आप 4 बजे फील्ड से आ जाइए, पर आपका काम पूरा होना चाहिए। कोई भी किसान का, कोई भी आवेदक का कार्य आपका अधूरा नहीं होना चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग का नहीं है। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो पटवारी ऑफिस अटैच हैं, उन लोग के लिए 10 से 6 की टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। आपको सैटरडे को भी जाना पड़ रहा है, संडे को भी, 30 त्योहारों में, यहाँ पर सारे 30 त्योहारों में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, ठीक है। मुहर्रम है, नवरात्रि है, गणेश विसर्जन है, दुर्गा विसर्जन है, कोई झांकी निकल रही, कोई जुलूस निकल रही, तो पटवारी की जिम्मेदारी है कि ये मेंटेन करें और वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। ईद समय से हो जाए, नमाज समय से हो जाए, जुलूस समय से निकल जाए, विसर्जन समय से निकल जाए, तो ये सब चीज़ों की वर्कलोड तो पटवारी पर रहता है। लेकिन इसको डील यदि आप कर पा रहे हैं तो कोई वर्कलोड नहीं है, ये इतना हैवी नहीं होता, ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इतना भारी काम नहीं रहता इस पर, तो आप बिल्कुल आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है, सेंसिटिव है, क्योंकि यदि एज अ फीमेल आप जा रहे हैं तो एज अ फीमेल थोड़ा सा वर्कलोड है। क्यों है? क्योंकि महिला के लिए फील्ड पर जाना थोड़ा सा नया है ना, महिलाओं के साथ पब्लिक डीलिंग थोड़ी सी नई है, क्योंकि आप जा रहे हैं फील्ड पर, हो सकता है आपको सारे पुरुष मिले, कोटवार पुरुष, आवेदक की चौहद्दी काश्तकार पुरुष, ठीक है, ग्राम पंचायत में बैठ रहे हैं तो सरपंच पुरुष, सचिव पुरुष, उसके बाद वहाँ पर जो सहायक हैं काम करने वाले वो सब पुरुष। तो ये एक थोड़ा सा जेंडर का जो इशू है वो एक छोटा सा इशू है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कर पा रहे हैं आप लोग। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, है ना, थोड़ा कॉन्शियस होकर काम करें, थोड़ा सा ब्रेव होकर काम करें और कोशिश करें पॉलिटिकली अपने आप को सेफ रखें। पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पॉलिटिकली हैम्पर होने की या डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। बस कोशिश करें कि अपना काम समय से करें, कोई काम पेंडिंग ना रखें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही इसी चीज़ का वर्कलोड है, ठीक है। अब आपका आता है, कुछ लोग कह रहे थे फील्ड बुक, तो फील्ड बुक हम आपको अलग से बता देंगे। फील्ड बुक सिंपली समझिए आप क्या होती है। तो फील्ड बुक होता है आपका जो आप क्षेत्र पुस्तिका हम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्र पुस्तिका।
जब कभी कोई पैमाइश, सीमांकन, है ना, नपाई, भूमापन किया जाता है तो आपका जो आपने कार्य किया है उसकी एक क्षेत्र पुस्तिका तैयार होती है। क्षेत्र पुस्तिका के आधार पर ही किसी व्यक्ति का यदि किसी और की ज़मीन पर कब्जा है तो इस पर स्पष्ट आता है। दूसरी चीज़, उससे एरिया मेजरमेंट होता है, क्योंकि क्षेत्र पुस्तिका के माध्यम से जो मौके पर नाप की गई उसका नक्शा तैयार होता है। फिर इसकी रकबा बरारी करके पता चल जाता है कि कितना एरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका पे प्रोटेक्शन। काफ़ी सारे लोगों ने बोला ये पे प्रोटेक्शन क्या होता है। तो पे प्रोटेक्शन का सिंपल सा मतलब है, एमपी गवर्नमेंट में यदि आप मध्य प्रदेश के ही कर्मचारी हैं तो केवल ये आपके लिए तभी लागू हो गया। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आपकी अंतिम वेतन आपको मिल रही होगी, जो क्या मिल रही है आपको, अंतिम वेतन आपको मिल रही थी इस विभाग में ज्वाइन करने के पहले या पटवारी बनने के पहले, या किसी भी मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए है ये। यदि आप इसके पहले किसी और विभाग में थे मध्य प्रदेश के और अब दूसरे विभाग में आ गए हैं तो आपकी जो उसमें अंतिम वेतन आपको प्राप्त हो रही थी, आपको न्यूनतम उतनी वेतन मिलेगी ही मिलेगी। अब अगले में यदि आपका ग्रेड पे चेंज हुआ है, प्लस हुआ है, यदि इसकी प्लस में जा रही है वेतन, ठीक है, इससे बढ़ रही है, मान लीजिए पहले आपको 77 रुपये मिल रही थी और अब जब आप बढ़कर जा रहे हैं और आपको वहाँ 67 मिल रही है तो आपको 77 ही मिलेगी। यदि यहाँ 77 मिल रही थी और यहाँ 78 मिल रही थी मिल रही है तो आपको 78 मिलेगी। ठीक है, तो पे प्रोटेक्शन कहता है जो आपकी अंतिम वेतन है उससे नीचे आपकी वेतन नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू है। मतलब जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी थे और फिर से कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं, मतलब बीच में जिनका कोई गैप नहीं है और जो रेगुलर जॉब में है उनके लिए केवल ये पे प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है। ठीक है, फिर आता है आपका एक और क्वेश्चन था, मसाहती खसरा, है ना। तो देखिए पहले होता है खसरा। खसरा मतलब कि जिसमें किसी भी किसान का नाम, उसका रकबा, उसका भू राजस्व, है ना, भूमि का प्रकार, स्वत्व, फिर फसलों की जानकारी, बंधक की जानकारी। ठीक है, ये रहती है वर्तमान में, मतलब तुरंत की क्या स्थिति है ज़मीन की, ये आपको किसी भी खसरा से मिल जाएगा। अब खसरा में ही पहले बनता था 5 साल, अब ये बंद हो चुका है। तो 5 साल में वर्तमान, ये वर्तमान और ये परिवर्तन के लिए 4 साल की जानकारी होती थी, इसलिए इसको 5 साल कहते थे। एक तो वर्तमान की, ये 2 पिछले साल की, फिर उसके पिछले साल की, फिर उसके पिछले साल की, फिर उसके पिछले साल की, तो 5 सालों की जानकारी रहती थी, इसलिए एक खसरा 5 साल होता था। ठीक है, ये अभिलेख के अनुसार होता था। अब आता है मसाहती खसरा। मसाहती खसरा वो खसरे होते हैं जिनको अभिलेख के अनुरूप ना बनाया जा सके। ठीक है, अभिलेख के अनुरूप जो खसरे तैयार नहीं किए जा सकते हैं उनके लिए मसाहती खसरे बना दिए जाते हैं, जिनमें मौके में कुछ भिन्नता होती है उनके लिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। फिर इसी में आता है बसरा। बसरा होता है खसरों की इकजाई, यानी कि खाता जिसको हम कहते हैं, खतौनी। ठीक है, इसी से बनती है आपकी B1। क्या बनती है? B1। ठीक है, ये हो गई B1, ये हो गया खसरा। ये आपकी बेसिक जो डाउट्स थे ये हमने कवर कर दिए हैं। अगले वीडियोज़ में हम और भी जो डाउट्स हमारे पास आएंगे हम उनको भी कवर कर देंगे। ठीक है, और यदि कोई और समस्या आए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़कर हमको बता सकते हैं। और नहीं तो काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी हमसे बताई हैं चीज़ें, वहाँ से भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों ने पूछा था, वो है ट्रांसफ़र। देखिए, शासन के नियम अनुसार प्रोबेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। प्रोबेशन आपका है 3 सालों का। ठीक है, यह 3 सालों का आपका प्रोबेशन पीरियड है, तो 3 सालों में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। 3 साल के बाद जब सरकार जो भी नीति लाएगी उस नीति के तहत आपका स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण होगा। अब कुछ लोग कहते हैं विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति में केवल सीएम समन्वय के आधार पे या राजस्व मंत्री या किसी बहुत ही ज़्यादा अत्यंत वैसी कोई नीति है तो उसमें उनके उससे आवेदन देकर आप आवेदन तो दे ही सकते हैं। ठीक है, यदि कोई विशेष परिस्थिति और सरकार उसको शासन उसको कंसीडर कर लेता है तो ये आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ 3 साल तक कोई ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र से कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कभी भी कोई भी तहसीलदार, कोई भी SDM या कोई भी कलेक्टर साहब अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण कर सकते हैं, संलग्नीकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट CPCT। देखो, 2 चीज़ नहीं करना आप लोग, एक CPCT को हल्के में नहीं लेना, दूसरा 70, 80, 90 को लाइटली मत लेना और इसको समझने में डाउट भी नहीं रखना। 70, 80, 90 आपका स्टाइफंड, सैलरी नहीं है। ठीक है, ऑनरेरियम बेसिस पे है ये, तो ये आपका स्टाइफंड है। स्टाइफंड में एरियर नहीं बनता है, तो ये बिल्कुल ना सोचें
कि आपका जब 3 साल प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये 3 सालों का आपको एरियर मिलेगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो ये आपको जो मिल रहा है 70, 80, 90 अभी वही मिल रहा है। शासन अगला कोई निर्देश देती है आपके फेवर में तो वो बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं CPCT पे, कंप्यूटर कम प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो अभी ये देखो CPCT फुल फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप इसको समझिए, यदि आप पटवारी हैं या आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं तो आपको CPCT अनिवार्य है। क्यों? यदि CPCT नहीं निकलेगा तो आपको वेतन वृद्धियों का लाभ नहीं मिलेगा, अन्य जो मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां हैं उनके लिए। और यदि आप पटवारी हैं राजस्व में तो आपको 3 साल के प्रोबेशन में इसको कंप्लीट करना अनिवार्य है, ऐसा आपकी नियुक्ति में लिखा हुआ है। और नियुक्ति की शर्तों को बदला नहीं जाता है ना। तो आप जो भी लोग हैं जिनका CPCT नहीं निकला है वो इसको बहुत ध्यान से करें और CPCT आने वाले महीनों में, आने वाले अटैम्प्ट में निकाल लें, क्योंकि जब आप फील्ड पे चले जाएंगे, पोस्टिंग ले लेंगे, तब CPCT निकालने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। CPCT में एक सस्ता सा कीबोर्ड ले लें, इसलिए क्योंकि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ के कीबोर्ड बहुत पुराने होते हैं, ख़राब टाइप के होते हैं, बहुत लोकल कीबोर्ड्स होते हैं ना। कोई अच्छा हाई फाई क्रीमी कीबोर्ड नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रफ़ कीबोर्ड मिलेंगे। तो उन कीबोर्ड को उठाकर क्या करना है, सबसे पहले तो जब आपको सेंटर पे मिले उस कीबोर्ड को ऐसे उठाना और ऐसे पूरा पलट देना, तो उससे जो डस्ट होती है उसकी निकल जाएगी, जो कीज़ के बीच में फंस जाती है। दूसरी चीज़, एक सस्ता कीबोर्ड आज खरीद लीजिए, ठीक है, 300 तक का, 300-350 तक का लोकल टाइप का, ज़्यादा महंगा नहीं। फिर उसमें रेमिंगटन गेल या इंडिक 3 कहाँ से डाउनलोड करेंगे? भाषा इंडिया से। भाषा इंडिया आप गूगल पे डालेंगे, एक वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ डाउनलोड्स पे जाएंगे, वहाँ पर इंडिक 3 डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इंडिक 3 डाउनलोड करेंगे, वो कीबोर्ड पूछेगा आपसे, जब आप सेटिंग में जाएंगे उसको, तो कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे रेमिंगटन गेल, ठीक है। ये है कीबोर्ड आपका, इस कीबोर्ड से तैयारी करिए। इस कीबोर्ड में और कृतिदेव में सिर्फ 10 कीज़ का अंतर है, ठीक है। पूर्ण विराम का, मात्राओं का, है ना, कॉमा वगैरह का छोटा मोटा, ठीक है, हाइफन वगैरह का, इन सब चीज़ों का छोटा मोटा अंतर है। बाकी लगभग ये कृतिदेव की कीबोर्ड जैसा सेम है। अब रेमिंगटन गेल में ही आपका एग्ज़ाम होता है, तो कोई भी ट्यूटर डाउनलोड कर लें, टाइपिंग ट्यूटर, है ना, चाहे JR हो, चाहे कंप्लीट टाइपिंग ट्यूटर हो, ठीक है, कोई सा भी टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड कर लें और आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को टाइप करें। इतने से आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाता है। कितना चाहिए आपको? CPCT में आपको चाहिए 50 स्पीड चाहिए आपको, कितनी? 30 वर्ड पर मिनट से 40 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है। ये आराम से आप निकाल सकते हैं ना। 20 भी लोग कहते हैं, लेकिन 20 में देखो, 20 आप 20 की प्रैक्टिस करोगे तो आप कहीं ना कहीं जाके 18 में फंस सकते हो एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि कौन सा कंटेंट आएगा, कौन सा मैटर आएगा, वो एक बड़ी बात होती है। इसलिए आप कोशिश 30-40 की करें। उसके बाद आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपको कितने 50% मार्क्स चाहिए, है ना। तो ये दोनों चीज़ आराम से निकल जाती हैं, आपका CPCT निकल जाएगा। आप लाइफ टाइम के लिए, जब तक आप ये जॉब कर रहे हैं, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये बेसिक सी बातें थी, ये बेसिक सी प्रॉब्लम थी जो लोग पूछ रहे थे, हमने इसको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कोई और आपको बात आए, आपके दिमाग में हो, जो आपको चाहिए हो जिससे सॉल्यूशन, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में आपकी जो बची हुई 3 बुक्स हैं उनमें से एक बुक लेकर जल्दी आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।